Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series from 9th to 12th and this is our chapter 4th of class 9th. हिटलर के बारे में हमने पढ़ लिया है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज आपका जो आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड है और कॉलोनाइजेशन की वजह से उस पर क्या फ़र्क पड़ा। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो किस तरह से चेंज होता गया, कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता गया। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और इस चैप्टर को वी आर गोइंग टू कवर इन 2 पार्ट्स। इसको हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कि आपका कॉलोनिज्म में क्या हो रहा था। आपका जब कॉलोनी चल रहा था वहां पर कि ब्रिटिश आ रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं वो, तो उस टाइम पर क्या फर्क पड़ रहा था फॉरेस्ट सोसाइटी पर, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या चेंजेस किए थे हमारे देश में आकर हमारे फॉरेस्ट पर, और उससे पहले क्या होता था और उसके बाद फिर क्या होने लगा, किस तरह के उन्होंने लॉज बनाए, कैसे कैसे एक्ट्स लेकर आए वो। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। Take a quick look around your school and home and identify all the things. Identify all the things that come from the forest. आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड है। आपके रबर, आपकी पेंसिल, आपका पेपर, देखिए पेपर आपका हो गया, डोर्स हो गई, टेबल्स हो गई, डेस्क हो गई, विंडो हो गई, डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, आपकी डाइज, आपके जो मसाले हैं स्पीसीज, और उसके बाद आपके जो रैपर हो गए, उसके बाद आपके जो टॉफी के रैपर होते हैं, उसके बाद जो आपके जो तेंदू लीफ इन बीड़ीज होता है, जो बीड़ी पीते हैं उसमें जो लीफ होती है वो भी पेड़ से आती है, आपका गम, हनी, कॉफी, टी, रबर। सो आपके आसपास आपको ऐसी बहुत सारी चीजें एक टाइम पर दिख जाएंगी जो आपको फॉरेस्ट से ही मिली है। तो यहाँ से पता चलता है कि फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चॉकलेट्स की बात करते हो तो चॉकलेट में जो ऑयल होता है वो फॉरेस्ट से आता है। आपका कहाँ से? साल सीड से आता है। उसके बाद जो टैनिन यूज किया जाता है कि आपकी खाल को लेदर में बदला जाता है, तो वो आपका पेड़ से आता है। और द हर्ब्स, और जो आपके हर्ब्स और रूट्स जो होते हैं वो आपके मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो भी आपके इसी से आते हैं। सो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ठीक है, तो आपके फ्यूल के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं। ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इन सब चीज़ों पर भी क्या, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? आपकी फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। एंड इन द अमेजन फॉरेस्ट और इन वेस्टर्न घाट्स इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट पैच, कि एक ही फॉरेस्ट पैच में आपको, आप अगर वेस्टर्न घाट्स की और अमेजन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक ही पैच में आपको लगभग 500 तरह की वैरायटीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी हो रही है। ठीक है, अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग। ठीक है, तो हमें भी दिख रहा है, ये तो हम लोग पढ़ते भी हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ये वैरायटीज जो है और ये डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest, और हम कह सकते हैं कि 9.3% जो था फॉरेस्ट का, 9.3% जो आपका वर्ल्ड का टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया में से जो 9.3% है उसको क्लियर कर दिया गया। किस यूज के लिए? इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसको क्लियर कर दिया गया कि अब पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, अब नई नई इंडस्ट्री बनेंगी तो उसके लिए फॉरेस्ट को जो है वो कट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर्स के लिए और फ्यूल वुड के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने का काम स्टार्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वाई डिफोरेस्टेशन, कि क्यों काटे जाते हैं पेड़, वाई डिफोरेस्टेशन, क्या जरूरत है पेड़ काटने की। ठीक है, द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफोरेस्टेशन, की जब धीरे धीरे आपकी जो फॉरेस्ट है वो लुप्त होने लगते हैं तो हम कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है।
एंड इट इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, अभी की रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पहले की भी बात करें ना, आपके कॉलोनियल रूल की हम बात करें, तो तब उस टाइम पर ये स्टार्ट हो गया था कि इसको एक सिस्टमेटिक वे में और इसको एक व्यापक एक्सटेंसिव वे में इसको देखा जाने लगा था। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेस। कॉज क्या है? सबसे पहले कि क्या है कि लैंड को इम्प्रूव करना है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। 1600 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो 1/6 जो आपका इंडिया का जो लैंड मास था, 1/6 जो था अंडर कल्टीवेशन था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो ये हाफ हो जाता है। नाउ दैट फिगर गॉन अबाउट हाफ की 1/2, कि आपका आधे हिस्से में तो कल्टीवेशन ही हो रहा है, और पहले 1/6 होता था, जंगल बचे हुए थे। ठीक है, आपको इस बात में भी कंफ्यूज नहीं होना है कि खेती हो रही है तो ये जंगल तो उसके लिए भी कट रहे हैं ना। अगर आप खेती करने के लिए भी कोई लैंड क्लियर कर रहे हो तो वहां पर भी तो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, वो तो कट रहे हैं ना। सो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाती है, आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, तो आपको चीजें उगानी पड़ती है, उसके लिए फिर आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। तो वही सब हो रहा था। डिमांड, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो पीजेंट्स ने क्या करा, अपनी बाउंड्रीज जो है कल्टीवेशन के लिए वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया और एक नई लैंड बनाना शुरू हो गया। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। और जो कल्टीवेशन है वो बहुत सारी रीजंस की वजह से बढ़ने लगा। उन रीजंस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें लोगों को एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया कि आपको पैसा सबको चाहिए, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मनी। तो पैसे के लिए उन्होंने एनकरेज करना किस तरह से शुरू कर दिया कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स पर काम करो। कॉमर्शियल क्रॉप्स कैसे? जैसे कि आपकी जूट हो गई, शुगर हो गई, व्हीट हो गई, कॉटन हो गई, तो उससे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा। और जब इनकी डिमांड यूरोप में बढ़ रही थी, यूरोप में क्या हो रहा था कि वहां पर अर्बन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी, तो इन चीजों की डिमांड भी वहां पर बढ़ रही थी, तो उनको ये कहाँ से, यहाँ से इंडिया से उनको ले जाना था और यूरोप में जाकर उन सब चीजों को बेचना था। तो यूरोप की डिमांड फुलफिल कराने के लिए उन्होंने इंडिया में इस चीज को एनकरेज करना शुरू कर दिया, कॉमर्शियल क्रॉप्स को। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कि वो डिमांड से मिलने के लिए उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स को एनकरेज करना शुरू किया। दूसरी चीज क्या की उन्होंने, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट्स वर अनप्रोडक्टिव। अब उनको अनप्रोडक्टिव बता दिया कि जब उसमें कुछ खेती नहीं हो रही है तो वो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या कहा फॉरेस्ट के बारे में, कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनका क्या मतलब था, वो आए क्यों थे भारत में, उन्हें तो यहाँ का जो धन था वो लूट कर ले जाना था। अब उनको क्या, वो रेवेन्यू लेते थे अपना, या सारी चीजें लगान लेते थे, तो लगान किससे मिलेगी, वो जब आप खेती करोगे उस पर तब वो लगान वसूलेंगे, और अगर ऐसे ही जंगल पड़ा है तो वो कौन लगान देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बोलना शुरू कर दिया, बोल दिया कि ऐसे ही पड़ा है ये सब बियाबान जंगल, तो ये कोई फायदा नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको कल्टीवेशन, इस पर हमें करनी शुरू करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनेंगे, रेवेन्यू आपका राजस्व इकट्ठा होगा, एंड एनहेंस द इनकम ऑफ स्टेट। और अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज कि वो डिमांड, उनको वहां पर अपनी सप्लाई भेजनी थी, जो डिमांड हो रही थी कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। दूसरी चीज कर दी उन्होंने कि अब हमें कल्टीवेशन के लिए चाहिए, क्योंकि जंगल से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। अब देखिए आपका 67 लाख जो आपका हेक्टेयर जो जमीन है वो एरिया जो है बढ़ गया। ठीक है, we always see the expansion of cultivation as a sign of progress। और हम क्या देखते हैं कि कल्टीवेशन बढ़ रहा है, तो हम उसे क्या देखते हैं, उसको साइन ऑफ प्रोग्रेस देखते हैं कि अरे इतनी जमीन कल्टीवेशन के लिए हो रही है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी चीजें बन रही हैं। हम उस चीज को नहीं देखते कि जो ये जमीन है, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हो, तो ये पहले एक जंगल था और उसके लिए कितने पेड़ आपने काटे। ठीक है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लग, मतलब हल के नीचे आपके जब कल्टीवेशन हो रहा है, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस चीज पर भी, जिस जमीन पर भी आप खेती कर रहे हो, वो भी पहले एक जंगल हुआ करता था, और उस जंगल को काटने के बाद ही आपको वो चीज मिली है। सो प्रोग्रेस तो चलो ठीक है, हो रही है, पर हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि उसके लिए भी जंगल काटे गए हैं।
उसके बाद उस टाइम पर क्या हो रहा था कि ट्रैक्स का काम चल रहा था, स्लीपर्स बनते थे कि आपकी जो रेलवे ट्रैक होता था उसको मतलब कि वो पटरी पर ही आपकी जो ट्रेन है वो रहे, तो उसके लिए स्लीपर्स बनाए जाते थे। तो वो किस चीज़ के बनते थे, वो भी लकड़ी के बनते थे। तो जैसे जैसे आपका रेलवे ट्रैक का काम बढ़ा, इंडस्ट्रीज का काम बढ़ा, तो मतलब और फिर जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो वो भी ट्रेन के थ्रू होता था। तो इसलिए क्या हुआ कि स्लीपर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, स्लीपर्स की डिमांड बढ़ गई, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपके फिर से फॉरेस्ट कटेंगे, है ना। तो फिर बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियर। अब वहां पर इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो ओक आपका जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। तो अब वहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई, अब वहां पर प्रॉब्लम आ गई कि वो नेवी, जो नेवी में उस चीज की जरूरत थी कि जो नेवी है उसको चाहिए क्या, टिम्बर सप्लाई। ठीक है, आपकी जो वहां की जो शाही नेवी आपकी होती थी, तो अब टिम्बर नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पर जो है फॉरेस्ट जो है वो लुप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करेंगे वो, और जब नेवी स्ट्रोंग नहीं होगी तो फिर शिप्स कैसे बनेंगे, उसके बाद फिर उनकी पावर जो उनको प्रोटेक्ट करना है, नेवी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाई है, उसका क्या होगा। तो उन्होंने आसपास ढूंढना शुरू किया कि कहाँ से वो सप्लाई ले सकते हैं। तो by 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. और फिर से आ गए वो भारत को लूटने के लिए कि जाओ देख कर आओ भारत में कि वहां पर क्या हालात चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सर्च पार्टीज को भेज दिया और फिर वहां पर अपने वो लोग देखने के लिए आए, और उन्होंने तो बहुत सारी चीज मिल गई, उन्हें तो वहां पर टिम्बर के भंडार मिल गए। देन विद इन अ डिकेड trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. अब क्या हुआ कि इंडिया से जो है टिम्बर टिम्बर एक्सपोर्ट होता था, टिम्बर का एक्सपोर्ट होता था, कहाँ जाता था फिर वो आपका इंग्लैंड जाता था। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ रेलवेज। अब मैंने जैसे आपको बताया कि रेलवे बढ़ रही थी तो अलग डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, रेलवे जो है असेंशियल थे। आपके कॉलोनियल ट्रेड की बात कर लो, या जो आपकी वो इंपीरियल ट्रूप्स, जो आपकी शाही सेना की मूवमेंट होती थी इधर उधर, उसकी बात कर लो, तो भी आपके लिए रेलवेज इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल, तो आपके जो इंजन चलते थे उसके लिए जो लकड़ी है वो फ्यूल का काम करती थी। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर असेंशियल, क्योंकि वो जो ट्रैक्स है अगर उनको इकट्ठा रखना है तो उसके लिए स्लीपर्स आपके असेंशियल है। और स्लीपर्स किस चीज के बनेंगे, अगेन वुड के बनेंगे। ठीक है, सो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। अब एक ट्रैक को कितनी, एक मील के ट्रैक को कितनी जरूरत है, 1760 से 2000 स्लीपर्स की जरूरत है। तो देखिए किस मतलब किस रेट पर जो है लकड़ी कट रही होगी वहां पर। एंड फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। ठीक है, एंड बाय वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। एंड 1890 तक देखिए क्या हालत हो गई कि उसकी जो ट्रैक की जो लेंथ है पहले हुई 25,500, फिर आपकी 7,65,000 किलोमीटर। इतनी ज्यादा जो इंक्रीज होता जा रहा था उसमें लेंथ में। तो ये क्योंकि वो रेलवे ट्रैक्स जो है आपके स्प्रेड होते जा रहे थे, तो आपके क्या हो रहा था, अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड। आपके उतने ही ज्यादा पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे। एंड एज अर्ली एज इन 1850 इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन, आपकी सिर्फ अगर हम मद्रास की बात करें तो आपकी जो 35,000 ट्रीज हैं, 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। ठीक है, उनको एनुअली काटा जाता था अगर हम सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं तो। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फिर ठेके दिए जाने लगे, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने लगे। एंड टू सप्लाई द रिक्वायर्ड, कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए तो इस कॉन्ट्रैक्टर से आप भाई बात कर लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टर वाला काम स्टार्ट हो गया। एंड कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, क्या करता है, कोई भी ठेका लेगा क्या करेगा, अपना फायदा देखेगा कि मुझे कितना फायदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बिल्कुल दया रहित हो गए वो, और उन्होंने एक साथ क्या कर दिया कि पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स begin cutting trees indiscriminately. Forest around railway tracks fast started disappearing. अब जहां जहां आपका रेलवे ट्रैक है, क्या होता था पहले कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, लेकिन अब ट्रैक बन रहा है, स्लीपर्स बन रहे हैं, उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, ये सब आपका ये हटना शुरू हो गया। ठीक है, ये सब हट गया, धीरे धीरे ये सब हटना शुरू हो गया।
अब जो है रेलवे ट्रैक जो है वो ऐसे दिखने लग गए बिना पेड़ों के। ओके, तो यहाँ से भी पेड़ों की हालत खराब हो रही थी। देखिए आपको इमेजेस में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ट्रक कैरिंग लोग्स। उसके बाद तीसरी चीज आती है प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए क्या हो रहा था? अभी तो हमने पढ़ा कि रेलवे ट्रैक के लिए लकड़ी की जरूरत थी। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांटेशन के लिए कहाँ क्या जरूरत थी। Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee, and rubber plantation to meet Europe growing need for these commodities. अब यूरोप में क्या है कि यूरोप में हमारे यहाँ पे पहले कहाँ कौन पीता था चाय, कौन पीता था कॉफी? तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ये चीजें भी आने लग गई। तो वहां पर लोगों की क्या नीड थी सबसे ज्यादा? उनको टी चाहिए, कॉफी चाहिए, ठीक है, इन दोनों चीजों की तो बहुत ज्यादा नीड थी। उसके बाद फिर हम रबर प्लांटेशन की भी बात करते हैं। तो यूरोप की डिमांड है, किसकी डिमांड है? यूरोप की, ठीक है। यूरोप में जो है पहले से ही वहां पर कमी पड़ रही है। तो यूरोप की कॉलोनी क्या है? इंडिया। यूरोप की कॉलोनी क्या है? इंडिया। इंडिया के पास क्या है? लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट, आपके बहुत सारे जंगल हैं, और ये इसकी कॉलोनी भी है, इसने इसको अपनी कॉलोनी भी बनाया हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई है नहीं, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारी सप्लाई है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर चीप रेट्स पर इन लोगों को अपने बहुत सारे जो आपके यूरोपियन प्लांटर्स थे उनको चीप रेट पर क्या है एरियाज दे दिए गए इंडिया में आकर कि आप यहाँ पर प्लांटेशन कर लीजिए और ये आपकी कमोडिटीज है जिनकी डिमांड है और ये हमें प्रोवाइड कराइए। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea or coffees. अब अगर आपको चाय की खेती करनी है या आपको कॉफी की खेती करनी है तो फिर से फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से उनकी खेती होती है वहां पे और कोई पेड़ थोड़ी होगा फिर बीच में। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि एक बड़े स्तर पर टी और कॉफी की खेती, जिसको हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं, तो टी और कॉफी की खेती की वजह से भी क्या हुआ, क्या चीज पर असर पड़ा? फॉरेस्ट पर असर पड़ा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट पर किस किस चीज का असर पड़ रहा है? तो प्लांटेशंस का भी असर जो है फॉरेस्ट पर पड़ रहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा, फिर रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्लांटेशन की वजह से भी वहां पर दिक्कत हो रही थी। ये देखिए दिखाया हुआ है इसमें, ब्लेजर ब्रांड टी, इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ रहा था। अब जो है क्या होता है, द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, कि कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का उदय होता है। कैसे होता है देखिए, हमने पहले सेक्शन में क्या देखा है कि कैसे ब्रिटिश को जो है शिप्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए जरूरत थी आपके पेड़ों की। उसके बाद लोकल जो डिमांड थी वहां की, उस चीज की जरूरत थी। लेकिन the British were worried that use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. अब उनको एक डर और सताने लगा कि एक तो जो लोकल लोग हैं हमारे यहाँ के जो रह रहे थे वो अपने फॉरेस्ट को यूज करते थे अपने कैटल्स को चराने के लिए। दूसरी चीज की जो आपके ट्रेडर्स थे वो कटवा रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी कमी हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम था डाइटरिच ब्रांडर्स। उसको क्या किया, एडवाइस के लिए बुलाया कि कैसे यहाँ पर काम करना है, और उसको क्या बना दिया गया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सो ही वाज डाइटरिच ब्रांडर्स, उनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बना दिया गया, ठीक है। उसने जब आया ब्रांडर्स, उसने रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि कैसे फॉरेस्ट को यूज करना है, कैसे किस चीज को एक कंजर्व करना है। तो उसने फिर कुछ लीगल सैंक्शंस की मांग की कि कुछ लीगल सैंक्शंस होने चाहिए। उसने कहा कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, मैनेज करने के लिए एक लीगल सैंक्शन होना चाहिए, और फिर कि कैसे कैसे उसके बारे में, कि यूज ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि हमें कैसे भी फॉरेस्ट को यूज करना है, उसके रूल्स होने चाहिए, रूल्स फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कि कैसे उसको यूज करना है। उसमें फिर कुछ लीगल सैंक्शंस भी चाहिए कि अगर कोई इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production। और देखिए बात क्या हो रही थी, टिम्बर ही चाहिए था
तो इसलिए इसमें भी लोगों की चाल थी कि जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर दिया जाए, लेकिन टिम्बर प्रोडक्शन होता रहे जो वहां पर जाता रहे। एंड जो भी कोई भी लोग, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम, उसको पनिश होना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम को आपके क्या करता है कि सिस्टम की जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको नहीं मानता है और पेड़ों को कट करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पनिश होना पड़ेगा। उसको फिर उस चीज के बारे में भी देखना पड़ता था। उससे उससे फिर क्या होता था कि जो ब्रांडेज था उसने क्या सेटअप किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ से आपका किस चीज का जन्म जन्म होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। कब होता है, 1864 में। तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है ब्रांडर्स को, ठीक है। और उसने पहला फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 में, ठीक है। आपका पहला वन अधिनियम बना 1865 में। और ये आप सब जानते हैं कि द इंपीरियल फॉरेस्ट जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, वो कहाँ पर है, देहरादून में है। और वो 1906 में बना था। और यहाँ पर एक सिस्टम जो ये फॉलो करते थे और पढ़ाते थे उसको बोलते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। आपकी वैज्ञानिक वानिकी जिसको बोलते हैं, सिस्टम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मैनी पीपल, और अब जो लोग हैं उस चीज के बारे में जब अब लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा तो बहुत बेहुदा था, इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। तो वो क्या कर रहा था, उसका जो अल्टीमेटली गोल आपको समझ में आएगा वो आएगा कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही उसको यहाँ पर बुलाया था, ठीक है, जिससे उनको टिम्बर सप्लाई होती रहे और जो लोकल लोग जो काम कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट में उनका जो है वहां पर जाना रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। In scientific forestry, natural forests which had lots of different types of trees were cut down. जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको तो काट दे रहे थे वो इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर। और उसकी जगह पर क्या करे जा रहा था कि स्ट्रेट रोज बनाई जा रही थी और इसमें जितने भी वेराइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, उनको काट दिया जा रहा था और एक ही टाइप की वेराइटी ग्रो की जा रही थी कि जैसे टिम्बर है तो टिम्बर है, उसके अलावा चाहे यहाँ पर कितनी भी वेराइटी है उसको काट दे रहे थे। In their place, one type of tree was planted in straight rows, and this is called a plantation. जैसे आपकी कॉफी में होता है, आपकी चाय में होता है जब टी प्लांटेशन, तो इसीलिए तो इसको प्लांटेशन बोलते हैं कि एक ही जैसे। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। उन्होंने देखा कि कैसे कैसे हमें मैनेज करना है, कितना फॉरेस्ट का जो कवर है वो हमें किस तरह के ट्री को देना है, कितना हमें हर साल कट करना है, कितना हमें रीप्लांट करना है, ठीक है, जिससे कि फिर वो दोबारा से काट सके हम कितने साल बाद। तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत थी। अब देखिए आपका फॉरेस्ट एक्ट बन गया 1865 में। उसके बाद इसको दो बार अमेंड किया गया, संशोधित किया गया 1878 में एंड देन इन 1927 में। आपको डेट्स याद रखनी है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आपका 1878 आपका जो फॉरेस्ट एक्ट जो आपका अमेंड हुआ उसने 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया फॉरेस्ट, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और आपकी विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, आरक्षित, सुरक्षित और आपके जो विलेज के जो आपके ग्रामीण जो आपके फॉरेस्ट थे उन सब चीजों को अलग अलग उसमें बांट दिया गया। जो बेस्ट फॉरेस्ट होते थे उनको बोलते थे रिजर्व, कि ये आरक्षित जो फॉरेस्ट है, आरक्षित वन जिनको बोलते हैं। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, और इन रिजर्व फॉरेस्ट से जो विलेजर है, जो लोकल पीपल है, वो कुछ नहीं लेंगे, उनके यूज के लिए भी कुछ नहीं लेंगे। एंड फॉर हाउस होल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, कि अगर उन्हें अपने घर के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए या फ्यूल के लिए कुछ वुड चाहिए तो वो मिलेगी उनको प्रोटेक्टेड से मिलेगी और विलेज फॉरेस्ट से मिलेगी। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट को बिल्कुल बंद कर दिया गया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि यहाँ से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया, इन्होंने तो अपना लॉ बना दिया कि हमने भाई 3 तरह के जो फॉरेस्ट है उनको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। उसमें भी अलग अलग नियम बना दिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक ले सकते हो, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है। तो लोगों पर इस चीज का क्या फर्क पड़ा है, जो लोग उसी के भरोसे वहां पर जंगलों में रह रहे हैं और उसी के लिए उनको जाकर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आप अब जंगलों में जा ही नहीं सकते। अब उन लोगों के जीवन पर उस चीज का क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। आपको अपनी जगह से अगर हटा दिया जाए तो फर्क पड़ता है ना, तो इसी तरह उन लोगों पर भी फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग तो जंगलों में ही रह रहे थे, वहीं पर अपना भरण पोषण कर रहे थे।
How were the lives of people affected? Foresters and villagers had very different idea of what a good forest should look like. आपके जो फॉरेस्ट है और आपके जो विलेजर है उनका एक अलग तरीका है कि जो अच्छा एक गुड फॉरेस्ट है वो कैसा दिखेगा. Villagers wanted forest within a mixture of spaces to satisfy different needs जैसे fuel, fodder, leaves. अब जो आपका विलेजर है, आपका कोई भी ग्रामीण व्यक्ति है जो वहां पर रह रहा है, वो एक अलग तरीके से देखता है कि एक अच्छा जो जंगल है वो किस तरह का होगा. उसमें वेराइटीज होंगी कि ये चीज फ्यूल के लिए है, फोडर के लिए है और इस चीज का हम इसमें यूज करेंगे. बट जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो कैसे देखेंगे कि क्या जो आपके फॉरेस्ट हैं वो रेलवेज बनाने के लिए अच्छे हैं, क्या आपके फॉरेस्ट जो है शिप बनाने के लिए अच्छे हैं, क्या हमें क्या उन्हें क्या प्रोवाइड करना था. हार्डवुड, टॉल, स्ट्रेट, कि सीधी लकड़ी चाहिए, आपकी मजबूत लकड़ी चाहिए, सख्त वुड चाहिए, एंड स्ट्रेट वो सीधी चाहिए, लंबी चाहिए और हार्ड चाहिए. सो पर्टिकुलर स्पेसेस लाइक टीक एंड सॉल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट. कि ठीक है अभी साल जैसे टीक जैसे जो पेड़ है वो लगेंगे, उन सबको काट देंगे. तो दोनों का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव था देखने का, दोनों का एक अलग अलग नजरिया था. इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में लोग क्या यूज करते थे, रूट्स को, लीव्स को, उनके फलों को, उनके जड़ों को, उनके आपके कंद मूल जिनको बोलते हैं, उन चीजों को बहुत अलग अलग चीजों के लिए, क्योंकि वो उसी पर डिपेंड करते थे तो खाते भी वही थे. अलग अलग चीजों के लिए उसका यूज होता था, मेडिसिन के लिए उनका यूज होता था. तो कैसे कैसे यूज करते थे. फ्रूट्स और आपके जो कंद मूल फल होते थे वो न्यूट्रिशियस होते थे खाने के लिए, उनमें न्यूट्रिशंस होते थे. एंड स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैव कम इन. हर्ब्स को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता था. वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे आपके हल वगैरह बनते थे. बम्बू को जैसे फेंसेस के लिए यूज किया जाता था, बास्केट बनाने के लिए यूज किया जाता था और आपका छाता बनाने के लिए यूज किया जाता था. उसके बाद आपकी जो है ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉर्ड होता था, उसको क्या यूज करते थे कि एक पोर्टेबल वाटर बॉटल बना लेते थे. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. एंड लीव्स को क्या करते थे, लीव से डिस्पोजेबल आपकी प्लेट्स भी बनती थी, कप्स भी बनते थे. ठीक है, तो रस्सी भी बनाते थे. जो सियादी क्रीपर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, उससे रस्सी भी बनती थी. एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सेम, और सिल्क कॉटन जिसको बोलते हैं, उसकी जो बार्क होती थी, जो उसकी छाल होती थी, उसको ग्रेट, उसको सब्जी छीलने के काम भी करते थे. तो देखिए कि इस फॉरेस्ट में रहकर उनका सारा काम उन फॉरेस्ट से ही चल रहा था, अलग अलग वेराइटीज से. अब एक ही जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं तो उससे वो क्या करेंगे, उनको तो हर एक चीज, उनको मिक्स्ड वेराइटी चाहिए. ठीक है. सो ऑयल किस लिए यूज होता था, और पेड़ों से जो ऑयल निकलता था वो कुकिंग के लिए यूज होता था, आपकी रोशनी के लिए यूज होता था. एंड कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री. महुआ ट्री का जो ऑयल होता था वो इन दोनों चीजों के भी काम आता था. लेकिन अब जो फॉरेस्ट एक्ट आ गया उसने क्या कर दिया, एक हार्डशिप बना दी लोगों के बीच में, पूरी कंट्री में. एंड आफ्टर द एक्ट ऑल दियर डेली एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड, जिसमें आपकी जो डेली प्रैक्टिसेस उनकी थी उसमें वो वुड कट कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, सब इलीगल हो गया, सब इलीगल हो गया. पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब उनको या तो चुराना है, और अगर वो पकड़े जाएंगे तो फिर उनको ब्राइब देनी पड़ेगी. तो इसलिए क्या हो रहा था कि ये सब चीजों के लिए लोग मतलब तरस रहे थे, और हर हर तरफ से इस तरह से उनके साथ हो रहा था. जो पुलिस वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट वाले लोग थे, उनको क्या करते थे, उनको हैरेस करते थे, उनसे फूड मांगते थे, फ्री में खाना भी मांगते थे वो लोग. तो देखिए वो कि जो वहाँ के कॉमन लोग थे, जो वहां पर जो रह रहे थे, जो वहाँ के मूल लोग जो होते थे, वो लोग सफर कर रहे थे जो फॉरेस्ट में रह रहे थे. ठीक है. उसके बाद आता है कि कल्टीवेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा. अब ये तो पड़ा वहां के लोगों की लाइफ्स पर, अब कल्टीवेशन पर क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का. अब देखिए एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आपने नाम सुना है कि उसको थोड़े टाइम के लिए कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको जला देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं कि दोबारा से ये उपजाऊ होगा तब हम इस पर कल्टीवेशन करेंगे. अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, पैसा. पैसा तो नहीं मिलेगा. वो अगर उन्होंने 5 साल तक वो जगह छोड़ दी तो 5 साल तक उससे कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इस पे भी बैन लगा दिया. कैसे. वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स of European colonialism
was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. This is a traditional agriculture practice in many parts of आपके एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे आपका लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, शेतमैन और टेवी इन अफ्रीका, चेना इन श्रीलंका, और आपका इंडिया में भी इसके बहुत सारे नाम हैं, धिया, पेंडा, बेवार, झूम, पोडू, कुम्बरी। तो ये बहुत सारे आपके नाम जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही हैं। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वो यूज करते हैं, फिर उसको बर्न कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि उसमें वो मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो है वो करते हैं कि इतने टाइम पर ये बना लिया। अफ्रीका में जैसे वो ज्वार बाजरा की खेती करते हैं, उसमें इसमें ब्राजील में मैनियोक जिसको कसावा बोलते हैं बहुत काम आता है। सो हर जगह पर अलग अलग, और जैसे लैटिन अमेरिका में होती है आपकी मक्का और बीन्स की खेती, तो ये सब चीजें उसी पर होती हैं। ठीक है, तो यूरोपियन फॉरेस्ट को क्या लग रहा था कि तो हार्मफुल है, एक तो इससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, दूसरी चीज अगर ये जंगल को जलाएंगे तो हो सकता है जो आपके पाइन के जो फॉरेस्ट लगाए हुए हैं वो जल जाए, छोटे छोटे अगर वो उनके पेड़ हैं तो उससे उनका भी नुकसान है। Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Taxes नहीं मिलेंगे, therefore the government decided to ban shifting cultivation. और अब उन्होंने रही सही कसर और पूरी कर दी है कि उन्होंने बैन कर दिया है, ban shifting cultivation, and as a result जो बहुत सारी कम्युनिटीज जिस पर डिपेंड करती थी, या तो वो वहां से चली जाएंगी, अपनी ऑक्यूपेशन चेंज कर लेंगी, और या थोड़ी बहुत बेचारी विद्रोह करेंगी वहां पर। Some had to change occupations while some resisted through large and small rebellions. तो कुछ वहां पर विद्रोह करते रहे, डटे रहे, और कुछ जो है कुछ लोगों ने अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज कर लिया। अब ये था आपका कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आ गया हंट पर कि शिकार कौन करेगा। लोग शिकार करते थे, खाते थे, और ये सब चीजें होती थी। तो अब उन्होंने शिकार को किस तरह से देखा, जो न्यू रूल्स बन रहे थे उसमें शिकार का जो क्या था कि शिकार को किस तरह से उन्होंने रखा था कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। The new forest changed the life of forest dwellers in yet another way. Before the forest law, many people who lived in or near forest had survived by hunting deers. आपको वो डियर्स पर, पैट्रिजेस पर और वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स पर वो डिपेंडेंट रहते थे। बट अब इसको भी बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, और जो भी दिखता था कि हंटिंग कर रहा है उसको पनिश किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. और ये खेल बन गया। ठीक है, उनके लिए जो बड़े लोग थे उनके लिए बन गया खेल। In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. ठीक है, कि मतलब राजा महाराजा जाते थे और शिकार पर निकले हुए हैं, उनके पीछे सब चल रहे हैं और वो शिकार कर रहे हैं और मार रहे हैं। एक मतलब इस चीज को देखा जाता था, मुगल पेंटिंग्स में भी इस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, बट कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, कॉलोनियल रूल में हंटिंग इस कदर बढ़ा दी गई, इस कदर बढ़ा दी गई कि कुछ स्पीसीज थी जो बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। और उन्होंने क्या किया, जैसे कोई बड़ा जानवर है, उसको उन्होंने लग रहा है कि वो वाइल्ड है, उसको मारने के लिए बोल दिया कि इसको मार दो। तो ब्रिटिश सो लार्ज एनिमल्स एज अ साइंस ऑफ वाइल्ड, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. अब उनको लगता था कि उनको मारने से क्या होगा कि वो इंडिया को सिविलाइज बना जाएंगे। ऐसा होता है, पर वो सोचते थे, और उसके लिए वो क्या करते थे, उन्होंने रिवार्ड्स बना दिए कि जो टाइगर्स को मारेगा उसको इतने रिवार्ड्स मिलेंगे, इतने को मारेगा तो उसको इतने रिवार्ड्स मिलेंगे। और उस टाइम पर फिर क्या होता है, देखिए आप, 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 आपके लेपर्ड्स, तेंदुए जिनको बोलते हैं, उसके बाद आपके 2 लाख के करीब आपके वोल्व्स मारे गए इन द पीरियड 1875 टू 1925। इतने साल के बीच में इतने टाइगर्स का, लेपर्ड्स का, वोल्व्स का उन्होंने बिल्कुल काम तमाम कर दिया। एंड ग्रेजुअली फिर क्या हुआ, टाइगर जो है उसको, टाइगर को क्या देखा जाने लगा, स्पोर्टिंग ट्रॉफी के उसमें देखा जाने लगा। तो जो महाराजा थे, महाराजा ऑफ सरगुजा, उन्होंने अकेले ने
अकेले ने 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड्स को मार दिया गया अप टू 1957. A British administrator George Yule killed 400 tigers. आप देख सकते हैं कितनी मतलब कितने बुरे स्तर पर, मतलब ऐसे लग रहा है आपको पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि मार काट ही चल रही थी क्या, तो मार काट ही चल रही थी. इतने टाइगर्स को मार दिया, इतना ये मार दिया वो मार दिया कि ठीक है ये जंगल में है तो लोगों को खा जाएंगे, हमें तो सिविलाइज बनाना है लोगों को, ठीक है मार दीजिए. तो मारते ही जा रहे थे. इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग. और इनिशियली तो उसमें क्या किया था कि कुछ एरियाज को हंटिंग के लिए रख लिया था. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. और कुछ समय बाद जाकर लोगों ने क्या किया, आर्ग्यू करना स्टार्ट किया कि जो ये स्पीसीज है ना इनको प्रोटेक्ट करना है, अब हमें इनको मारने के लिए नहीं है. तभी तो फिर टाइगर कंजर्वेशन एक्ट भी बना आपका, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन एक्ट की क्या क्या आप मार सकते हो, क्या क्या हंट कर सकते हो, फिर वो सारी चीजें आपकी बनी जो आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो. ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद उससे पहले तो इतने बड़े स्तर पर क्या हो रहा था, उनकी हंटिंग चल रही थी. So this was about the first part of your chapter. और second part जो chapter का होगा उसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे फिर इन चीज़ों से लोगों में नई सर्विस आई, नई ट्रेड्स आई, नई एम्प्लॉयमेंट आई, और कैसे कैसे फिर आगे जाकर जो लोगों ने अपना विद्रोह किया, क्योंकि विद्रोह भी तो करेंगे ना वो. अब ठीक है ये सब हो रहा है तो विद्रोह किया और कैसे अपने हक को पाया, और कैसे कैसे फिर लास्ट में आकर मतलब एक कंक्लूजन हम बनाएंगे कि कैसे फॉरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे एनवायरमेंटलिस्ट उस चीज़ को देख रहे हैं. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डू शेयर, comment, subscribe. Thank you. Have a nice day.